काशीराम जी ने हमेशा ये कहा था, पेन खोल कर दिखाते थे वो, कि ये 85% है जो नीचे लिखने का काम करता है, 15% इसके ऊपर रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज की परिधि में बंधे हुए हैं। अगर आज 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहें तो सरकार आज गिरा सकते हैं, क्योंकि SC/ST के मामले में कोई बात नहीं हो रही है, मणिपुर की हिंसा पे कोई बात नहीं हो रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 5 साल आपने सरकार, आपके समाज की सरकार चली, आपका समाज सुरक्षित था, कोई भी आदमी आपकी बहु बेटियों को छेड़ने की हिमाकत नहीं कर सकता था। सब लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लाभ मिले, सम्मान स्वाभिमान से जीने का अवसर मिला। जब तक भारत में आपकी अपनी सरकार नहीं बनेगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं यही अपील करूंगा हरियाणा सरकार से कि वो दोषी लोगों को पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और धर्म के आधार पर जो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके हरियाणा को बचाने का काम करें। सर, 10 लाख संगठन बताए जाते हैं दलितों के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, लेकिन सत्ता में तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं सर। ये लोग कह रहे हैं कि तो सिर्फ कमीशन के लिए बनाए गए हैं सारे संगठन। ये देखिए, मेरा ऐसा मानना है, संगठन बनाना अपने आप में एक प्रक्रिया है, और संगठन को व्यवहारिकता में उसका क्रियान्वयन करना ये दूसरा पार्ट है। हमारे संगठन बनते हैं, और बनते समय मैंने देखा कि उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का, भगवान बुद्ध का लोगो भी लोग लगाते हैं। लेकिन क्या है कि जब संगठन की कार्यशैली की समीक्षा की जाती है कि संगठन कर क्या रहा है, समझ बात है, तो आपने अभी जो कहा उसमें किसी हद तक सच्चाई है कि संगठन बनाए तो जाते हैं कॉमन कॉज के लिए, समाज के हित के लिए, लेकिन बाद में देखा जाता है कि उनका जो परिणति है वो उनके व्यक्तिगत हितों तक सीमित हो जाती है। अगर जिस उद्देश्य को लेकर संगठन बनाए जाते हैं उस उद्देश्य को लेकर के आगे काम किया जाए तो उसका लाभ निश्चित रूप से आम आदमी को मिलता है। लेकिन हमारे समाज में ये कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है, जिसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन करेंगे पूरा, लेकिन वो कमीशन में लग जाते हैं, मिशन तो सब भूल जाते हैं, समाज को धोखा देते हैं। क्या ये सच्चाई है इसमें? देखिए, ये तो मैन टू मैन डिफर करता है। जो भी आपने कहा, हमने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का भारतीय जीवन बीमा निगम में संगठन बनाया, और उस संगठन के चलते हुए पूरे देश में 50% तक का रिप्रेजेंटेशन SC/ST के लोगों को दिलवाया। कनॉट प्लेस में एक ऐसा इंटरनेशनल कार्यालय बनाया, पूरे समाज को समर्पित किया, और वहाँ पर पूरे समाज के लोग अपनी बैठकें करते हैं। सड़क के दूसरी पार एक और हमारे साथी हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा। इधर हमारा समाज का कार्यालय है 4000 स्क्वायर फीट में जो फैला हुआ है। सड़क के दूसरी पार हमारे एक साथी हैं, उनकी पालिका बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, तो वो दुकानों से किराया वसूल करते हैं, और हम लोग अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसको जो भी साधन हो सकता है उसे उपलब्ध कराते हैं। हमसे भी लोगों ने कहा कि एयर कंडीशन हॉल हैं, इतना खर्चा होता है तो आप भी इसके चार्ज लिया करो। तो हमने कहा इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आशीर्वाद है, और इसके आशीर्वाद के चलते हुए किसी भी व्यक्ति को हक नहीं है कि इसके बदले में कोई, जैसा अम्बेडकर भवन बाबा साहब ने बनाया, लेकिन अम्बेडकर भवन पर भी अगर आप कोई मीटिंग करते हैं जबकि वहाँ एयर कंडीशनिंग नहीं है, प्रॉपर वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, कोई व्यवस्था को हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो आपको वहाँ पर, इवन जगजीवन राम जो विद्या भवन है बराबर में झंडे वालान पर, वो बनाया था इसलिए गया था कि उसमें हमारे समाज के बच्चे IAS की IPS की तैयारी करें, लेकिन आज उसका भी कॉमर्शलाइजेशन करके नहीं कि वो भी किराए पर दे दिया गया है। तो जो भी आपने बात कही उसमें कहीं तक दूर दूर तक सच्चाई है कि उद्देश्य जो होते हैं उनको लेकर के चला नहीं जाता है, और उसके बीच में चीज़ें बदल दी जाती हैं, है ना, और उससे बदलने से राष्ट्रीय शोषित परिषद के नाम से सरकार से प्लॉट अलॉट करा लिया जाता है, प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और कंस्ट्रक्शन में उसको पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में ऐसे कार्यकर्ता इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय समाज में एक निराशा भी होती है, और समाज जो उम्मीद करता है, जो सोशल एक्टिविस्ट जो अपने आप को बोलते हैं, अम्बेडकरवादी जो लोग बोलते हैं, उनसे जब समाज उम्मीद करता है और वो समाज की उम्मीद पर खरा नहीं उतरते तो समाज में एक निराशा का वातावरण होता है। जो अम्बेडकर भवन है उसमें भी शादियां होती हैं, बड़ा मोटा चार्ज लिया जाता है सर वहाँ पे, जबकि जन सुविधाएं भी नहीं है ठीक से। मैंने यही तो कहा आपसे, एक अम्बेडकर भवन नहीं है, ऐसी जो भी सामाजिक हमारी जहाँ भी देखें, अगर हम अपने बौद्ध विहार की स्थिति देखें, बौद्ध विहारों की हालत भी चिंताजनक है, अम्बेडकर भवन की हालत भी चिंताजनक है, और जिन लोगों ने सरकार का पैसा लेकर के से, मैंने राष्ट्रीय शोषित परिषद का ही नाम अभी आपको लिया, ऐसे किसी का नाम लेने से क्या होगा, समाज के अंदर और एक बिखराव हो जाएगा। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो सोचते हैं कि मैं, मेरा परिवार और मेरा घर। ऐसे सोच वाले जो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के, काशीराम जी की सोच के जो लोग हैं,
उनकी समाज में बड़ी भारी कमी, मैं कहूँगा कि कमी क्या है ही नहीं। लोग अगर होते तो अब तक कोई ना कोई काशीराम बन गया होता, अब तक कोई ना कोई अम्बेडकर बन गया होता। लेकिन मैंने ये जो पाया है कि उस लाइन पर चलने की काफ़ी लोग कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि जो समाज उनसे उम्मीद करता है, ज़्यादातर कार्यकर्ता समाज की उम्मीद पर खड़े नहीं उतरते। तो जो 15% लोग हैं वो उनके बहुत सारे संगठन है, जिस तरह से बहुजनों के संगठन है, लेकिन उनका सिर्फ एक पीएम कैंडिडेट होता है और सत्ता में जो सफलता पाते जा रहे हैं। लेकिन दलितों के बहुजनों के 10 लाख संगठन है, बहुत सारे हैं, वो गली गली में पार्टी बनाए बैठे हैं और वो फिर जो मनुवादी पार्टियों उनसे समझौता कर लेते हैं, चाहे अठावले हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे और लोग हों, ये तो उन्हीं के साथ जा रहे हैं। सत्ता में कैसे आएंगे बहुजन? देखिए, इससे बड़ी बात यह है, देश का 85% आबादी वाला जो समाज है, जिसको हम अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के समाज के नाम से जानते हैं, माइनॉरिटी के समाज से जानते हैं, ये सारा समाज, काशीराम जी ने क्या कहा था? काशीराम जी ने हमेशा ये कहा था, पेन खोल कर दिखाते थे वो, कि ये 85% है जो नीचे लिखने का काम करता है, 15% इसके ऊपर रहता है। अभी जो आपने बात कही कि इतनी बड़ी आबादी जो देश की मूल निवासी है, जो देश के मूल शासक हैं, मूल बल्कि समझे जो देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए दिन रात काम करते हैं, देश की आर्थिक उन्नति के लिए काम करते हैं, देश के लिए समर्थ भाव से काम करते हैं, वो सब लोग बेचारे मतलब ये समझिएगा कि गरीबी की रेखा से नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ जो आरक्षण था और तत्कालीन प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रीयकरण की नीति इस देश में आई, उसकी वजह से कुछ लोग 40 लाख परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। बाकी पूरा का पूरा समाज वहीं जी रहा है गरीबी का। और ये भी एक आर्थिक जो है ना आज़ादी मिली है थोड़ी सी, सामाजिक आज़ादी तो देश के राष्ट्रपति तक को नहीं है। सामाजिक आज़ादी अगर ये कहा जाता है कि ये द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जनजाति से है, ये जो है कोविंद जी ये एससी है जी, ये चीफ जस्टिस केजरीवाल ये तो एससी है जी, तो मेरा कहने का मतलब आईपीएस ये तो एससी है जी, तो वो उसका जो पहचान है वो आईपीएस के रूप में कम और एससी के रूप में ज़्यादा है। राष्ट्रपति की पहचान राष्ट्रपति के रूप में कम और एससी के रूप में ज़्यादा है। तो मेरा कहना ये है कि अभी सामाजिक आज़ादी अभी तो मिली ही नहीं है। थोड़ी सी आर्थिक आज़ादी रिजर्वेशन के माध्यम से सरकार की नौकरी में आने की वजह से, जैसे प्रोफेसर साहब हैं ये नौकरी में आ गए तो आज यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठ करके हम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं। अगर ये नौकरी में नहीं आते, बाबा साहब का आशीर्वाद इनको नहीं मिलता, जैसा आप लोग कनॉट प्लेस में आते हैं तो वहां पर अगर बाबा साहब का आशीर्वाद ना होता तो वहां दफ्तर नहीं होता, दफ्तर नहीं होता तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। तो ये सब बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण का ही परिणाम है कि जो आज हम सब लोग थोड़ा घना, मैं इसको बहुत ही कम, मैंने ये पॉइंट में 1% भी लोग नहीं है जिनको मैं आर्थिक रूप से संसाधनों से मैं कहूँ कि ये सब परिपूर्ण है। ज़्यादातर आबादी देश की अभी उसी हालात में पड़ी हुई है। इसका कारण जो अभी आपने कहा, समाज का बिखराव, संगठनों की परिधि में लोग बंधे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की परिधि में बंधे हुए हैं। अगर आज 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहें तो सरकार आज गिरा सकते हैं, क्योंकि SC/ST के मामले में कोई बात नहीं हो रही है, मणिपुर की हिंसा पे कोई बात नहीं हो रही है, मणिपुर जल रहा है, ट्राइब्स के लोगों को मारा जा रहा है। आप देखिएगा सबकी बात, सभी जगह हालात खराब हैं। एक सब इंस्पेक्टर को, मीना सामाजिक सब इंस्पेक्टर को ट्रेन में गोली मार दी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हालात हैं, हालात, और अब तो मैं एक परिवर्तन और देख रहा हूँ इस सरकार के आने के बाद, कि पहले आदमी क्राइम करके भागता था, अब क्राइम करके उसका वीडियो बना करके उसका दुस्साहस देखिएगा कि वो क्राइम भी कर रहा है, वो पेशाब भी कर रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है और वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल रहा है। वो गोली भी मार रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, वो उसकी पिटाई करा लठ से, उसकी वीडियो बना रहा है, जूते में पानी पिला रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है। मीन्स ये परिवर्तन मैंने देखा आज़ाद भारत के मतलब इतिहास में। मैं भी पिछले से 40 साल से सोशल एक्टिविस्ट हूँ और काम कर रहा हूँ। ऐसा मैंने पिछली सरकारों में नहीं देखा जो इन 5 सालों के अंदर, विशेष रूप से ये जो बचे बीच के जो 2 साल अब हैं, इन 2 सालों में परिवर्तन देखने को मिला है। सर, जो अमृतकाल चल रहा है देश में, इसमें SC/ST OBC के हिस्से में कितना आ रहा है, माइनॉरिटीज के हिस्से में कितना अमृतकाल आ रहा है? देखिए, जो टमाटर बेचने वाला टमाटर बेचता है तो उसके घर में रोटी आती है, जो सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता है तो उसके घर में खाना बनता है, पुताई करने वाला पुताई करता है तो उसके घर में खाना। ये लोग तो कमा के खाने वाले लोग हैं। ये लोग क्या है, खेतों में काम करेंगे, शहरों में काम करेंगे, ये ईंटें ढोएंगे, सरिया ढोएंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, और उन मकानों में कभी बेचारे जा नहीं सकते, सड़कें बनाएंगे, खेतों में गेहूं बोएंगे, कपास बोएंगे, धान बोएंगे। तो ये तो वो समाज है जो देश में दिन रात समर्पित भाव से काम कर रहा है, जिसका सरकार के पास में, जिसके पास अभी कल एक सवाल था, हमारे राहुल नागपाल जी ने कल एक सवाल पूछा कि आप जो हमारे एक गवर्नर साहब आजकल बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी, किसानों की बात आप कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं आप,
उनकी जो है मूल्य दरों को निश्चित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो किसान के खेत में मजदूर काम कर रहा है, उसने पूछा, ये सवाल पूछा गया अभी राहुल नागपाल जी के माध्यम से सवाल पूछा गया सत्यपाल मलिक से कि ये जो आपके खेतों में मजदूर काम कर रहे हैं, अरे इनके लिए क्या है भाई, इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए भाई। किसानों की बात कर रहे हो आप, समझ बात, एमएसपी की बात तो आप कर रहे हो, लेकिन आपकी जबान से ये बात नहीं निकल रही है कि जो आपके खेतों में लोग काम कर रहे हैं, मजदूर, SC ST गरीब समाज के लोग, उनके डेवलपमेंट का आपके पास क्या एजेंडा। तो उन्होंने नहीं, उनका भी मुद्दा उठना। तो हम लोग भी में आ जाते हैं, और भी से अगर हमको मेन स्ट्रीम में आना है तो कोई नहीं ला सकता, हमको खुद आना पड़ेगा। मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप भी में थे, भी में हैं और भी में ही रहेंगे। अगर आप मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो आपको मान्यवर काशीराम के सपने को साकार करना पड़ेगा। सत्ता की चाबी आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 5 साल आपने सरकार, आपके समाज की सरकार चली, आपका समाज सुरक्षित था, कोई भी आदमी आपकी बहु बेटियों को छेड़ने की हिमाकत नहीं कर सकता था। सब लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लाभ मिले, सम्मान स्वाभिमान से जीने का अवसर मिला। जब तक भारत में आपकी अपनी सरकार नहीं बनेगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा जो चल रहा है। ये चल, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ SC ST समाज के विकास का कोई एजेंडा सरकार के एजेंडे में कुछ है ही नहीं। मुझे याद दिलाना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार आई थी, उस समय मीरा कुमार जी सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनी थी, तब ये शुरू हुआ था कि भाई निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, और उसमें उद्योगपतियों को बुलाया गया था। और उसके बाद में फिर मुकुल वासनिक साहब सामाजिक न्याय मंत्री बने, जब मीरा कुमार स्पीकर बन गए तो ये प्रक्रिया फिर आगे बढ़ी। लेकिन उनके एजेंडे में था, शिमला में जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जब वो सरकार में आए थे कांग्रेस वाले लोग, तो उन्होंने कहा था हम निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे। अफसोस की बात यह है कि सरकार 10 साल रही और उसके बाद आज तक निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई। पहली बार जब हम हमारे प्रधानमंत्री जी से जब हम मिले, मनमोहन सिंह साहब से, तो डॉक्टर साहब से हमने कहा कि साहब हिरन मर जाए, कुत्ता मर जाए तो कानून है, पर इस देश की 1/4 आबादी के रिजर्वेशन का कानून ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हाउ द रिजर्वेशन रनिंग, कैसे रिजर्वेशन चल रहा है। तो उसने बताया DPT सेक्रेटरी विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर्स। तो उन्होंने इमीडिएट डायरेक्शन दिया कि अब जो अभी सेशन आ रहा है, समझे बात आप, इस सेशन के अंदर अपना बिल लाइए और आरक्षण कानून बनाइए। वो आरक्षण कानून का बिल आया, राज्यसभा में पास हो गया। आज तक वो सरकार चली गई 2014 में, 13 के अंदर वो बिल लाया गया, राज्यसभा में पास भी हो गया, लेकिन आज तक वो लोकसभा के पटल पर नहीं आ पाया। ना वो सरकार ला पाई, ना ही 9 साल में सरकार ला पाई। इससे ये स्पष्ट होता है, मैं समाज के लोगों को बोलना चाहता हूँ, अरे भाई जब सारा सरकारी, जब डॉक्टर अम्बेडकर सरकार के क्षेत्र में नौकरी करके गए, सरकार गांधी जी के बीच और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच का पूना पैक्ट हुआ था, उसमें इन लोगों को रिजर्वेशन का सुविधा दी गई थी। अगर वो सरकारी क्षेत्र ही खत्म हो गया, अगर सरकारी क्षेत्र ही खत्म हो गया और तो रिजर्वेशन भी बेमानी हो गया। अब रिजर्वेशन बेमानी हो गया तो सरकार को चाहिए था कि जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट और संगठन डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करिए, जो व्यवस्था आज तक नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि SC ST के डेवलपमेंट से किसी भी प्रकार का किसी भी सरकार को कोई लेना देना नहीं। या मैं दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, उसका SC ST के डेवलपमेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसका अर्थ ये निकला कि क्या है, जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। इसका अर्थ ये हुआ आपका नंबर कब आएगा, SC ST का नंबर कब आएगा कि आप दिल्ली पर राज कब करेंगे। जब तक आप दिल्ली पर राज नहीं करेंगे, आपके समाज की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। सर, मेवात में मुस्लिमों की चूड़ी टाइट कर दी गई है, ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हिंदुओं जागो, आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है। लोगों को बुला रहे हैं, जाट गुजर सैनिकों सबको बुलाया जा रहा है जो भगवाधारी लोग हैं। देखिए, ये तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सारे धर्मों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में बराबर प्रावधान करके गए हैं। इसमें ऐसी कोई नई चीज नहीं है। और अगर इसको हम पोलराइज करेंगे धर्म के आधार पर, तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के लिए बड़ा घातक कदम साबित होगा। हमें चाहिए कि नूह में जिन लोगों ने गलती की है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, संविधान के प्रावधान के तहत दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और इसका पोलराइजेशन ना करें। अगर इसका पोलराइजेशन होगा धर्म के आधार पर, तो देश के अंदर बहुत विकराल हालात पैदा हो जाएंगे और देश के अंदर जो समस्या पैदा होगी, मुझे लगता है कि उससे निपटने के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब सरकार को भी बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार को बहुत इसमें ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जिस स्थिति को टालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसे तत्व इस टाइप का आगाज कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं और वहां पर एक रिवोल्ट की बात कर रहे हैं या इस टाइप की चीजें कर रहे हैं,
मैं उन लोगों से अपील करूंगा, भारत राष्ट्र हमारा राष्ट्र है, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, हम सब लोगों के समान अधिकार हैं। दोषी जो लोग मुंह में हैं उनको सजा दी जानी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों के खिलाफ धर्म के आधार पर अगर कोई भी इस टाइप की गतिविधि होती है तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्र के हित में नहीं होगा। और अब जो बुलडोजर चल रहा है, जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनमें चिन्हित करके सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर ऐसा है जो बताया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये कहेंगे जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, एक पक्ष की तरफ से नहीं होता, वो दोनों तरफ से होता है। अगर मैं यही तो कहता हूं, चिन्हित करिए लोगों को, जांच करिए, जो लोग दोषी हैं उनको सजा दीजिएगा। लेकिन अगर इसको धर्म के आधार पर अगर सरकार निर्णय लेती है तो मैं लगता है कि ये भारत के संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। और मैं यही अपील करूंगा हरियाणा सरकार से कि वो दोषी लोगों को पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और धर्म के आधार पर जो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके हरियाणा को बचाने का काम करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।